हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एमएससी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम लोगों ने पहली फंडामेंटल्स ऑफ ईवीएस बुक उठाई है। इस फंडामेंटल्स ऑफ ईवीएस बुक में आपके 4 ब्लॉक्स हैं। हम लोगों ने पहला ब्लॉक उठाया। पहले ब्लॉक में 4 यूनिट्स है जिनमें हम लोगों ने 2 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं। ये यूनिट बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसमें हम लोगों ने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पीओपीज, लैंड डिग्रेडेशन और बाकी चीज़ें वो कंप्लीट किया हुआ है। आज हम लोगों को सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल एनवायरमेंटल साइंस बाय एसके क्लासेस। अगर आप चाहते हो कि आपका सारा एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस आपको इन डेप्थ मिले और यूजीसी नेट की भी आपको इसी में प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको इन डेप्थ मिलेगा। आपको फिर एंट्रेंस के टाइम जब आपका नेट एंट्रेंस होगा खाली ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन को समझने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है। सॉइल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ अपर क्रस्ट होती है, जो कि बहुत फर्टाइल भी होती है ताकि उसमें क्रॉप्स ग्रो हो जाए। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया सॉइल कैसी होगी। चाहे अगर हम लोगों के पास प्लेन एरिया है जहाँ पे आप लोगों के पास टेम्परेचर भी अच्छा है, रिवर्स लेक सब कुछ मेंटेन है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है। कोई एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया में जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती है। वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं या बाकी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हम लोग को सॉइल फर्टाइल बने। और सॉइल बेस बनती है हमारी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सॉइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर प्लांट ग्रोथ। सो सॉइल का अच्छा होना और इसका मेंटेन रहना एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो सॉइल है उसको प्रॉपरली हम लोग मेंटेन करें ताकि वो इरोड ना हो जाए। वो सॉइल होता है। अगर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो है वो उठ जाती है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कभी कभार फ्लड आता है उससे सॉइल उठती है, कभी कभार हाई विंड होती है उससे सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं ये सॉइल जो है इरोड हो गई, मतलब सॉइल इरोजन इस एरिया पे हो गया है। उस सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रन ऑफ होता है। रन ऑफ में बहुत एक्सेस वाटर जो है डिफरेंट चैनल से आके एक ही जगह से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। और इस सॉइल इरोजन की वजह से फर्टाइल लेयर जो है वो इरोड हो जाती है। इसी चीज़ को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर हम लोग देखें कि ग्लोबल रेट ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है देन इट्स फॉर्मेशन, मतलब बनने में बहुत टाइम लगता है और इरोड होने में बहुत कम टाइम लगता है। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI 2020 की डेफिनीशन है। सॉइल इरोजन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ पे सॉइल मजबूत रहता था प्लांट्स के रूट्स की वजह से, उसी एरिया में जब डिफॉरेस्टेशन होती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस और एनी अदर पर्पस, जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और वो फिर आसानी से विद सर्टन लिमिटेड फैक्टर्स वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये डेफिनीशन है डिंग एट एल 2015 की। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से सॉइल इरोजन प्रोन एरियाज़ हैं, उसमें आता है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और बहुत ज़्यादा एरियाज़ है जहाँ पे सॉइल इरोजन की रिस्क बहुत ज़्यादा है। सॉइल इरोजन की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। सॉइल इरोजन नेचुरली ज़मीन पे होता है और उसी जगह पे हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, जिसका रीज़न, लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न सॉइल इरोजन ही है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? The first and the foremost factor responsible for soil degradation is rainfall. जब हेवी रेन हो जाती है, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल की जितना होना चाहिए ग्रेटर देन 6 mm रेनफॉल गिरेगा
किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि एक्सेस रन ऑफ हो जाएगा। उस रन ऑफ की वजह से जो सिल्ट या ऑर्गेनिक मैटर, फाइन पार्टिकल सॉइल के हैं, वो उसी रन ऑफ के साथ चला जाता है और सॉइल इरोजन हो जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इंटेंसिव फार्मिंग अफेक्ट करता है सॉइल स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को। इंटेंसिव फार्मिंग को हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया को कल्टिवेट करते हैं और लेबर्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना स्टार्ट करती है। ठीक है। और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं लेकिन खाली खुद के लिए फार्मिंग करते हैं, वो खुद ही उगाते हैं और वही खाते हैं, वो उसको आउटसाइड यूज़ नहीं करते हैं। चाहे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो चाहे इंटेंसिव फार्मिंग हो, इन दोनों की वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना इंटेंसिव फार्मिंग में, उसकी वजह से भी जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है वहाँ पे सॉइल ज़्यादा वाल्नरेबल होती है टू सॉइल इरोजन। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लैंड का टिलेज कर देते हैं। टिलेज होता है कि लैंड को हम लोग ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पहले प्राइमरी टिलेज होता है, फिर सेकेंडरी टिलेज होता है, फिर टर्शरी टिलेज होता है। प्राइमरी टिलेज में हम लोग सॉइल को खोदते हैं और उसके बड़े लंप्स होते हैं, उसके बाद उन लंप्स को दूसरे टिलेज में फर्दर ब्रेक करते हैं, फिर पाउडर जैसा सॉइल बनाने में उसको तीसरा टिलेज लगता है। जब हम लोग ऐसी कंडीशन कर देते हैं सॉइल की, तो ये ज़्यादा वाल्नरेबल होता है टू सॉइल इरोजन, अगर फिर थोड़ी सी भी विंड या बारिश ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को एक कारण बताया गया है सॉइल इरोजन में। थर्ड इज़ वेजिटेशन कवर। ऐसा एरिया जहाँ पे लेस वेजिटेशन कवर होता है वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं। तो वेजिटेशन कवर जो होता है इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है अगर बहुत वेजिटेशन कवर होगा, क्योंकि ये बचाता है हेवी विंड्स और हेवी रेनफॉल से। पहले जब रेनफॉल होता है वो पहले वेजिटेशन पे पड़ेगा, उसके बाद वो ज़मीन पे गिरेगा, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट रेनफॉल को ज़मीन के साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग वेजिटेशन को ही कम कर देते हैं तो जो हेवी फोर्स ऑफ रेनफॉल होता है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉइल आ जाता है और सॉइल इरोजन हो जाता है। सो वेजिटेशन प्रोटेक्ट करता है फ्लोरा को, लेकिन अगर कम होगा उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। देन फोर्थ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन है विंड। जब बहुत इंटेंसिटी के साथ विंड्स ब्लो कर रही होती है तो जो लूज सॉइल होती है या सैंडी सॉइल या लाइट सॉइल होती है वो अफेक्ट हो जाती है और ब्लो अवे हो जाती है। देन द लास्ट फैक्टर इज़ लैंड स्लोप। अगर कहीं पे लैंड का स्लोप ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फ्लैट लैंड जो है वहाँ पे सॉइल इरोजन उतनी जल्दी नहीं होता है जितना स्लोप एरिया पे सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल इरोजन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला ये है कि इट अफेक्ट्स पीपल्स लाइवलीहुड। इसमें यह आता है एग्रीकल्चरल लैंड सॉइल इरोजन की वजह से अफेक्ट होता है 52%, क्योंकि हम लोग हिली एरियाज़ में ट्रीज़ को काटते रहते हैं। जब हम लोग ट्रीज़ को काट देते हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पे क्या होता है, फिर सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेन्स पे एग्रीकल्चर होता है वो भी इफेक्ट में आ जाता है और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है और लॉस हो जाता है। ये IUCN 2017 की डेफिनेशन है। इस लॉस की वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। सेकेंड इज़ क्लाइमेट मिटिगेशन। जैसे कि हम सब लोगों को इसमें पता ही है कि अर्थ की हीट को मेंटेन रखने के लिए जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंटेन रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है जब अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उसकी रिफ्लेक्शन बैक हो जाती है इनटू द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए उतना रहता है। कुछ हीट जो है वो बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर और कुछ हीट वापस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ हो जाती है,
जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ टेम्परेचर रहता है। सारी हीट अगर अर्थ के ही अंदर आ जाएगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से कुछ हीट जो है वो बाहर चली जाती है स्पेस में, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम लोग देखें कि ट्रीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं, ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा तो सारी हीट वापस आ जाएगी अर्थ में रिफ्लेक्ट होके, कुछ बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ और अर्थ में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्रॉप्स भी प्रॉपरली ग्रो होंगे। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ग्लेशियर्स भी बिल्कुल सही रहेंगे, और टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो प्रॉपर टाइम पे रेनफॉल होगी, प्रॉपर टाइम पे प्रेसिपिटेशन होगी। तो उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी अगर हम लोग ट्रीज़ को मेंटेन करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज पे बहुत असर पड़ता है अगर हम लोग ट्रीज़ को काट देते हैं। थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर हम लोग देखें कि टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर फॉरेस्ट्स में रहती है और 80% फॉरेस्ट में ही रहती है। जब हम लोग फॉरेस्ट्स को कट करते हैं तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है और उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। फोर्थ इज़ इकोनॉमिक लॉस। जब सॉइल इरोजन हो जाता है उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है। कितना होता है, कहा जाता है $8 बिलियन लॉस होते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जब कम हो जाएगी, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेगी प्रॉपरली, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट क्या करेगी, पैसा कहाँ से आएगा। वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या हम लोग कहते हैं हम लोग ओवर यूज़ ऑफ वाटर फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया में अगर हम लोग देखें, वहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक लॉस 2% हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ये सार्तोरी इट अल 2019 की डेफिनेशन है। दूसरी स्टडी में कहा गया है, ये भी इंडोनेशिया के रिलेटेड ही है, कि इरोजन की वजह से 17% नेट इनकम पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मोलर एंड रैंकी 2006 की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द सोल्यूशन टू सॉइल इरोजन्स। कैसे हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे जिसकी वजह से सॉइल फ्रेंडली वो प्रैक्टिस हो और जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपरली ग्रो हो। क्या क्या वो प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, जैसे ट्रेस फार्मिंग आता है। हम हिली एरियाज़ में ट्रेस फार्मिंग करेंगे तो हम लोग वाटर लॉस एंड सॉइल लॉस से बच जाएंगे। अगर हम लोग इंटर क्रॉपिंग करते हैं, मतलब क्रॉप्स उगाते हैं बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ट्रीज़ के बिटवीन हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बच जाएगा, लैंड भी यूज़ हो जाएगा और सॉइल इरोजन भी बच जाएगा। जैसे कि हम लोग सोयाबीन या मेज़ क्रॉप की इंटर क्रॉपिंग करेंगे बिटवीन ऑयल एंड पाम ट्रीज़। तीसरा चीज़ है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव ग्रोथ ऑफ शैलो रूटेड एंड डीप रूटेड क्रॉप्स करेंगे ताकि सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाए। देन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एंड लास्ट इज़ कि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग सॉइल न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। देन अब हम लोग कैसे सॉइल इरोजन को फर्दर, क्या सोल्यूशन है कि हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। उसमें आता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इंसेंटिव्स। इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और फाइनेंशियली गवर्नमेंट और बैंक्स की हेल्प हो जाती है। अगर हम लोग सॉइल इरोजन ख़त्म कर देते हैं तो उसकी वजह से एक हेक्टेयर से $500 का फ़ायदा होता है। ठीक है, ये WRI 2020 की डेफिनेशन है। रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन, जो लैंड ऑलरेडी ही डैमेज हुआ होगा सॉइल इरोजन की वजह से, उसको हम लोग फिर से प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करेंगे ताकि वो फिर से प्रोटेक्ट हो जाए। इसकी वजह से भी हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।